दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर का जो फोर्थ पेपर है। फोर्थ पेपर में दो ऑप्शनल पेपर हैं, एक आपका टेक्नोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और दूसरा इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम इन्वायरमेंटल एजुकेशन का फर्स्ट यूनिट का टॉपिक है मानव और पर्यावरण के बीच संबंध को हम डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पे, और समझेंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच क्या संबंध है और इनका प्रभाव क्या है, कि मानव का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ता है और पर्यावरण का मानव पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का जीवन जो है वो पूरी तरह से पर्यावरण पर निर्भर होता है। हवा, पानी, भूमि और प्राकृतिक संसाधन हमें पर्यावरण से ही प्राप्त होते हैं, लेकिन आज के समय में मानव की बढ़ती गतिविधियों के कारण पर्यावरण पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि मानव और पर्यावरण का संबंध क्या है, दोनों एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं और पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सब सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। टॉपिक इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आप चैनल पे नए हैं या पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बीएड से रिलेटेड जो भी अपडेट, जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल या फिर टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आप तक पहुँचाते हैं। और आप अगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए हैं और बेल आइकन को प्रेस किए हैं तो जो भी नोटिफिकेशन वगैरह होगा वो तत्काल आपके पास पहुंचेगा और आपको तुरंत मिलेगा। तो अगर आपने अभी तक बाकी जो यूनिट्स हैं, जैसे आपका फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर और थर्ड पेपर का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, उन प्लेलिस्ट में जाके आप कोई भी टॉपिक का वीडियो देख सकते हैं। साथ में उनका PDF नोट्स भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, साथ में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो इन सब जो आपको माध्यम दिए गए हैं उन माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है या कुछ पूछना है तो बेशक आप हमें टेक्स्ट या मैसेज या फिर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम ग्रुप जुड़ के आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं और सब उसका लाभ उठा रहे हैं। तो आप भी उससे ज़रूर जुड़िए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर। और सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे कि मानव और पर्यावरण के बीच जो का संबंध जो है इसका इंट्रोडक्शन हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं। तो देखिए क्या है इंट्रोडक्शन, इसकी भूमिका क्या है। तो मानव और पर्यावरण का संबंध परस्पर निर्भरता पर आधारित है। ठीक है, परस्पर निर्भरता पर आधारित है का क्या मतलब है कि मानव पर्यावरण पर निर्भर है और पर्यावरण मानव द्वारा प्रभावित किया जाता है। मतलब कि यहाँ पे ये कह सकते हैं कि दोनों के बीच म्यूचुअल रिलेशनशिप है। और यहाँ पे बात करेंगे हम लोग कि जो आपका परस्पर निर्भर का मतलब होता है इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, तो मानव और पर्यावरण मानव जो है वो पर्यावरण से संसाधन प्राप्त करता है और बदले में पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। मानव का अस्तित्व पर्यावरण के बिना संभव नहीं है। इसको हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन्स एंड एनवायरनमेंट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस। ह्यूमन्स डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट फॉर रिसोर्सेज एंड इन रिटर्न, मतलब ये कह रहा है कि जो मानव है वो जो पर्यावरण, जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर निर्भर है, लेकिन बदले में क्या करता है कि दे ऑल्सो मॉडिफाई एंड इन्फ्लुएंस इट, मतलब ये क्या करता है, पर्यावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। ह्यूमन सर्वाइवल इज इम्पॉसिबल विदाउट द इन्वायरमेंट, जो मानव का अस्तित्व है वो सर्वाइवल नहीं होगा या असंभव होगा बिना पर्यावरण के। अगर पर्यावरण नहीं है तो मानव का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग मीनिंग देखते हैं इसकी। तो मानव मतलब जो आपका ह्यूमन और इन्वायरमेंट का रिलेशनशिप है, इसकी मीनिंग के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए, मानव और पर्यावरण के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया, प्रभाव और समायोजन को मानव पर्यावरण का संबंध कहते हैं। The interaction, influence and adaptation between humans and the environment is known as the human-environment relationship। का मतलब क्या है, इसको थोड़ा और हम लोग विस्तार पूर्वक समझते हैं। देखिए, मानव और पर्यावरण का संबंध परस्पर होता है। इसका मतलब यह है कि म्यूचुअल होता है। मानव अपने जीवन के लिए पर्यावरण पर निर्भर रहता है, साथ ही साथ अपनी गतिविधियों द्वारा पर्यावरण को प्रभावित भी करता है। और
यहाँ पे क्या है कि अगर हम मानव और पर्यावरण के बीच संबंध की बात करें तो संबंध क्या होता है, परस्पर होता है, म्यूचुअल होता है और इंटर डिपेंडेंट माना जाता है। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो पर्यावरण मनुष्य को हवा, पानी, भोजन, भूमि और संसाधन प्रदान करता है, वहीं मनुष्य अपनी कृषि, उद्योग, आवास, परिवहन और अन्य गतिविधियों से पर्यावरण को क्या करता है, प्रभावित करता है। अब वो कैसे प्रभावित करता है इसको हम लोग आगे अभी देखने वाले हैं कि मानव पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है और पर्यावरण मानव को कैसे प्रभावित करता है। तो आगे हम लोग अभी एक एक करके इसके बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट अगली स्लाइड पर। तो नेक्स्ट स्लाइड हमारी है कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव। ठीक है, मैं यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि मानव पर पर्यावरण का प्रभाव क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए, मनुष्य का जीवन, स्वास्थ्य, रहन सहन, भोजन, संस्कृति और आर्थिक गतिविधियाँ उसके आसपास के प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण से प्रभावित होती हैं। मतलब कि इंसान जिस जगह पे रहता है, जिस स्थान पे रहता है, उसके आसपास का जो सामाजिक पर्यावरण या जो प्राकृतिक पर्यावरण है उससे क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है किसी भी मानव का जो रहन सहन है, खान पान है, भोजन है, संस्कृति है इत्यादि। अब ये जो प्रभाव है वो कई तरह का होता है, तो वो कौन कौन से तरीके का होता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए, पहला जो है वो क्या है, आपका भौतिक प्रभाव। ठीक है, भौतिक प्रभाव, और इसको हम लोग जलवायु प्रभाव भी कहते हैं, जलवायु प्रभाव। ठीक है, तो दोनों हैं, ये आपका फिजिकल इम्पैक्ट है और ये आपका क्लाइमेट इम्पैक्ट है। ठीक है, क्लाइमेट इम्पैक्ट। तो देखिए, सबसे इसको समझते हैं हम लोग कि जो आपका भौतिक प्रभाव है इसको हम लोग जलवायु प्रभाव भी कहते हैं। तो किसी स्थान की जलवायु, जो मतलब किसी भी स्थान की जो जलवायु होती है, जो क्लाइमेट होता है, वो वहाँ रहने वाले लोगों को क्या करती है, प्रभावित करती है। ठीक है, तो मानव पर हम पढ़ रहे हैं कि मानव पर पर्यावरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसमें पहला हम लोग देख रहे हैं कि भौतिक प्रभाव क्या पड़ता है मानव पर पर्यावरण द्वारा। तो पहला जो भौतिक प्रभाव है उसमें यही देखते हैं कि कोई भी मानव जिस जगह पे रहता है उस जगह का जो वातावरण है, जो पर्यावरण है, वो उससे वो क्या होता है, इन्फ्लुएंस होता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई हिमालयी क्षेत्र में रहता है। ठीक है, हिमालयी क्षेत्र में अगर कोई रहता है तो वो क्या है कि जो हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाली वनस्पतियां हैं, ठीक है, वनस्पतियां हो या फिर जो अन्न वगैरह मिलते हैं, ठीक है, तो उनसे क्या करता है, अपना पेट भरता है। तो अब क्या है कि अगर मान लीजिए कोई हिमाचल में रह रहा है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रह रहा है, तो उसको वहाँ पर नारियल नहीं मिलेगा। ठीक है, और वहीं कोई साउथ में है, अगर मान लीजिए केरला में है, तो उसको जो है वहाँ पर सेब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब जिस जगह पे इंसान रहता है उस जगह का जो वातावरण होता है वो उसको प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, जरा इसको समझ लेते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई इंसान है, कोई मानव है, वो ठंडे प्रदेश में रहता है। तो ठंडे प्रदेश में अगर रहता है तो उसको ऊनी कपड़ों की ज़रूरत होगी। उसका जो पहनावा है वो कैसा होगा, ऊनी कपड़ों से बना होगा। जो कपड़े वगैरह होंगे वो ऊन से बने होंगे और उसका पहनावा भी उसी तरह का होगा कि पूरा सर से लेके पाँव तक वो ऊनी कपड़ों से ढका रहेगा। लेकिन जो गर्म प्रदेश में रहते हैं, जैसे कि जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो उनका पहनावा कैसा होता है, हल्का और सूती वस्त्रों का वो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, मतलब उनका यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ है कि ठंडे प्रदेशों में लोग अपनी ऊनी कपड़े पहनते हैं और गर्म प्रदेशों में लोग हल्के और सूती कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से हमने समझा कि जलवायु जो है वो वहाँ के स्थानीय लोगों को प्रभावित करती है। और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। तो ये हमने पहला देखा भौतिक प्रभाव, और दूसरा हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आर्थिक प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, सेकंड है आर्थिक प्रभाव। तो आर्थिक प्रभाव के बारे में हम लोग ज़रा समझते हैं कि मनुष्य की जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर होती हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर कोयला निकलता है, ठीक है, कोयला, तो जहाँ पे कोयला पाया जाता है या खनिज पाए जाते हैं, है ना, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा रहेंगी। ठीक है, इंडस्ट्री ज़्यादा रहेंगी। और जहाँ पर जलवायु होगा, है ना, या उपजाऊ मिट्टी होगी, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी होगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ के लोग किस पर डिपेंड होंगे,
तो कृषि पर डिपेंड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्या है कि जो पर्यावरण है वो आर्थिक रूप से भी मानव को क्या करता है, प्रभावित करता है। इसके बारे में आप समझ गए होंगे कि जहाँ पे मतलब जैसे मान लीजिए कोयला है, खनिज है, वहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्री वगैरह होंगी, तो वहाँ के लोग इंडस्ट्रियल ज़्यादा होंगे, ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट होंगे। और जहाँ उपजाऊ ज़मीन होगी, ठीक है, जलवायु अच्छा होगा, मिट्टी उपजाऊ होगी, तो जल उपलब्ध होगा, तो वहाँ के लोग क्या होगा, कृषि पर ज़्यादा डिपेंड होंगे, खेती ज़्यादा करेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं। और फिर नेक्स्ट हमारा है सोशियो कल्चर इन्फ्लुएंस, मतलब कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव। तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव का कैसे पड़ता है, देखिए, पर्यावरण किसी क्षेत्र की संस्कृति, परंपराओं और जीवन शैली को भी प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित करता है, देखिए, रेगिस्तानी क्षेत्रों में पानी की कमी होती है, तो वहाँ पर रहने वाले लोग क्या है, पानी बचाने की एक परंपरा विकसित किए हैं कि जैसे वो इस तरह से मतलब एक ट्रेडिशन बना दिए हैं उस चीज़ को कि जिससे पानी को बचाया जा सके, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों में क्या होता है, पानी की किल्लत होती है, कमी होती है, तो पानी की दिक्कत ना हो इसलिए उन्होंने क्या किया है कि अपने अंदर एक ट्रेडिशन ला दिया है जिससे क्या होता है, लोगों में जागरूकता फैलती है और वो पानी की बचत करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के लोग क्या है कि पहाड़ी क्षेत्रों में अब मान लीजिए कि वहाँ पे सीमेंट या तमाम चीज़ें नहीं पहुँच पाती, तो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं वो क्या करते हैं, अपने जो घर हैं वो उनको लकड़ी से बनाते हैं। ठीक है, अपने घरों को किससे बनाते हैं, लकड़ी से या फिर पत्थर से बनाते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव भी पर्यावरण का पड़ता है हम पे। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होंगी। अब जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और अब हम लोग देखेंगे कि आपका जो है पर्यावरण पर मानव द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ता है। तो जैसा कि हमने देखा कि पर्यावरण का मानव पर प्रभाव, उसके बारे में तो हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कि पर्यावरण पर मानव का क्या प्रभाव पड़ता है, जो ह्यूमन है उनका इन्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट होता है, क्या इम्पैक्ट आता है, उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए, जो पर्यावरण पर प्रभाव है ना, इफ इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट, तो इम्पैक्ट ऑन इन्वायरमेंट दो तरीके से हम इसको देख सकते हैं। पहला एक होगा आपका पॉजिटिव इम्पैक्ट, पॉजिटिव, और दूसरा होगा निगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट मतलब सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है किस पर, पर्यावरण पर आदमियों द्वारा। तो अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है, जैसे कि हम समय समय पे क्या करते हैं, वृक्षारोपण करते हैं। तो वृक्षारोपण करके हम क्या करते हैं, जंगलों को बढ़ाते हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो वन्य जीव हैं, उनका संरक्षण करते हैं। जैसे आप अगर जाइए कहीं जो भी जंगल सफारी होती है वहाँ पे घूमने के लिए, या फिर आप अगर जा रहे हैं किसी बीच में कोई ऐसा जंगल पड़ता है और वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं, तो वहाँ पे सीधे मना किया जाता है कि आपको हॉर्न नहीं बजाना है, आपको बहुत ज़्यादा लाइट का यूज़ नहीं करना है, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि जो वन्य जीव हैं उनकी जीवन की रक्षा हो पाती है, और इससे जो है उनका मतलब ये रहता है कि हम उनका बचाव कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा जो बात है वो नवीकरण ऊर्जा की बात हो रही है, मतलब जिसको हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी भी कह रहे हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो होती है वो उसके बारे में ज़रा समझ लेते हैं। तो देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं, उस ऊर्जा को कहते हैं जिसका कभी क्षय न हो। ठीक है, जो अक्षय हो। तो रिन्यूएबल एनर्जी में कौन कौन आता है, एक है आपका सौर ऊर्जा, ठीक है, सौर ऊर्जा, ठीक, और दूसरा है आपका दूसरा है हाइड्रो पावर, जिसको हम लोग जैसे ये होता है आपका जो हाइड्रो मतलब पानी से जो बिजली बनाते हैं, और तीसरा है आपका पवन चक्की मतलब जो आपका विंड एनर्जी होती है वो भी किस में आती है, रिन्यूएबल एनर्जी में आती है। तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है, इससे अगर हम इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि पर्यावरण पे कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा और पॉल्यूशन भी नहीं फैलने पाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जैसे मान लीजिए कि आप यूज कर रहे हैं, आप थर्मल पावर का यूज कर रहे हैं अपनी, जो जैसे आपके हमारे घरों में बिजली आती है, तो बिजली आती है कहाँ से आती है, कई जगह पे तो हाइड्रो पावर प्लांट से आती है। ठीक है, जैसे उत्तराखंड वगैरह में। लेकिन हम लोगों के यहाँ जो एनर्जी आती है वो कहाँ से आती है, वो आती है थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे आप
एनटीपीसी के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो एनटीपीसी जो है वो क्या करती है, बिजली बनाती है। एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, एनटीपीसी। तो एनटीपीसी जो है ये इसका काम क्या है, ये पावर प्लांट लगाते हैं, ठीक है। और पावर प्लांट में ये क्या करते हैं कि सबसे पहले ये नदियों से पानी लेते हैं, ठीक है, पानी। तो इसको आप प्लांट तक ले जाते हैं नहर द्वारा, फिर वहाँ पर क्या करते हैं, इसको आप जो है इसको आप बॉयल करते हैं, ठीक है। और बॉयल करने के बाद, ठीक है, बॉयलर में इसको क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। और बॉयल करने के लिए हम यूज करते हैं किसका, कोयले का, ठीक है। तो कोयला जो है ये बर्न होता है, जलता है। अब इसके जलने से क्या होता है कि पॉल्यूशन बढ़ता है। पॉल्यूशन कैसा बढ़ता है, एक तो जो इससे मतलब धुआं निकलता है उससे पॉल्यूशन होता है, और दूसरा इसका जो ऐश बचता है, जो राख बचती है, उसका भी अगर हम कायदे से यूज़ ना करें तो वो भी इधर उधर फेंकी जाएगी, तो उससे भी पॉल्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे अगर हम थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करते हैं और हम जो बिजली यूज़ कर रहे हैं, जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, वो थर्मल पावर प्लांट से आ रही है, तो उससे क्या होगा कि उससे पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ेगा। तो इस तरह से अगर हम लोग थर्मल पावर प्लांट का यूज़ करते रहेंगे तो हम अपने पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग सोलर का यूज़ करेंगे, जैसे आपके घरों पे सोलर पैनल लगे होते हैं, सोलर एनर्जी का यूज़ करें तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं है। हम हाइड्रो पावर का यूज़ करें तो उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं। हम आपका विंड एनर्जी का यूज़ करें, जो आपकी पवन चक्की होती है उससे जो बिजली बनती है, तो उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो देखिए एनर्जी जो बिजली है ना, वो पैदा करने के बहुत से तरीके होते हैं। तो वो कौन कौन से तरीके होते हैं उसको बहुत ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम यही समझेंगे कि जो हमारा सकारात्मक प्रभाव है उसमें रिन्यूएबल एनर्जी का भी अहम योगदान है। और ये इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को मतलब सकारात्मक, पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। तो ये था हमारा पर्यावरण पर मानव द्वारा सकारात्मक प्रभाव। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट क्या है, नकारात्मक प्रभाव, ठीक है। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, तो देखिए हम कृषि के लिए, ठीक है, या इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए, इंडस्ट्री के लिए, या फिर आप कह लीजिए कि मतलब आवास के लिए, आवास, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वनों की क्या करते हैं, कटाई करते हैं। अब जब हम वनों की कटाई करेंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि हमको विस्तार करना है, हमको दूर तक जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या बढ़ने से क्या होगा, हमें ज़्यादा जगह चाहिए, और ज़्यादा जगह के लिए हम क्या करेंगे, वनों की कटाई करेंगे। अगर हम वनों की कटाई करते हैं तो उससे बहुत नुकसान होता है, बहुत लॉस। जैसे उससे क्या होगा, आपका क्लाइमेट चेंज होगा, जो वनों में रहने वाले वन्य जीव हैं उनका जो आवास है वो छिन जाएगा। तो ये इस तरह से क्या है कि उससे बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो वनों की कटाई जब हम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम खेती करने के लिए, मकान बनाने के लिए और उद्योग स्थापित करने के लिए जंगलों को काटते हैं। इसका प्रभाव यह होता है कि वन्यजीवों का आवास नष्ट होता है, वर्षा कम होती है और पर्यावरण का संतुलन भी बिगड़ता है। दूसरा यहाँ पे क्या है कि पॉल्यूशन बढ़ा के हम अगर मान लीजिए ऐसी कोई गतिविधि करते हैं जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है, तो उससे क्या होगा, वायु, जल और भूमि प्रदूषण भी बढ़ता है, और इससे भी आपका जो पर्यावरण संतुलन है वो बिगड़ता है। नेक्स्ट बात करेंगे जलवायु परिवर्तन। तो जलवायु परिवर्तन से क्या होगा, जो आपका क्लाइमेट चेंज है इसकी वजह से क्या है, ग्लोबल वार्मिंग वगैरह बढ़ रही है, ठीक है। तो ग्लोबल वार्मिंग से बहुत सारा क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स ये आ रही हैं कि जैसे कहीं पे आप देखते हैं कि रेगिस्तान है, वहाँ पर बारिश होना शुरू हो गई, ठीक है। कहीं पे आप देख रहे हैं कि जहाँ खूब बारिश होती है वहाँ सूखा पड़ने लग रहा है। कहीं पे ठंडा, मतलब ठंडा प्रदेश था और वहाँ पर क्या है कि अचानक से गर्मी होने लगी। तो या आप देख रहे हैं कि पहले जैसे हमारे यहाँ एवरेज जो टेम्परेचर हुआ करता था वो 42 से मान चलिए कि 42 या 40 से 42 डिग्री तक रहता था, डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी में टेम्परेचर। लेकिन आजकल देखिए 49 तक पहुंच जा रहा है, 50, कहीं कहीं 50 पहुंच जा रहा है। तो इससे क्या है कि ये किसकी वजह से हो रहा है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जैव विविधता का लॉस, ठीक है, मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब जो जैव विविधता है उसका जो लॉस हो रहा है, इससे इसका क्या इम्पैक्ट है, तो देखिए
जैसे मानव गतिविधि है उसके कारण कई पेड़ पौधे और जीव वो क्या हो रहे हैं, जीवों की जो प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं, और इससे क्या है कि इनका जो मतलब बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता है उसका लॉस होता चला जा रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि पर्यावरण पर मानव द्वारा क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे हमने दो तरह के प्रभाव के बारे में बात की, एक सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी और आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कि मानव पर्यावरण संबंध का सिद्धांत क्या कहता है, मतलब ये सिद्धांत क्या चीज़ है, इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि मानव और पर्यावरण का सिद्धांत यह बताता है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच किस प्रकार का संबंध होता है और दोनों एक दूसरे को किस तरह से प्रभावित करते हैं। इस संबंध को समझाने के लिए मुख्यतः तीन प्रमुख सिद्धांत बताए गए हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन से सिद्धांत हैं उनके बारे में हम लोग एक एक करके यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक, तो देखिए पहला जो सिद्धांत है वह है आपका पर्यावरण नियतिवाद, जिसको हम लोग पर्यावरण निर्धारणवाद भी कहते हैं, निर्धारणवाद। ठीक है, तो पहला हमने देखा कि पर्यावरण निर्धारणवाद या फिर नियतिवाद। ठीक है, ये क्या है, ये पर्यावरण निर्धारणवाद का सिद्धांत ये क्या बताता है, इसके बारे में हम लोग जरा समझते हैं। देखिए इस सिद्धांत के अनुसार मानव का जो जीवन है वो पूरी तरह से पर्यावरण द्वारा क्या होता है, निर्धारित होता है। तो यहाँ पे क्या है कि मनुष्य, जैसे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मनुष्य का जो रहन सहन है, जो संस्कृति है, आर्थिक कार्य है और जीवन शैली है वो पर्यावरण पर निर्भर रहती है। और यहाँ पे ये इसको इंग्लिश में भी देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी ह्यूमन एक्टिविटीज़ एंड डेवलपमेंट्स आर कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय इन्वायरमेंट। तो पहला जो सिद्धांत है पर्यावरण का वो क्या था आपका, पर्यावरण निर्धारणवाद या नियतिवाद, और ये यही बताता है कि मानव का रहन सहन, उसका विकास, उसकी उन्नति, उसकी प्रगति सारा कुछ किससे कंट्रोल होता है, इन्वायरमेंट के द्वारा कंट्रोल होता है। उम्मीद है कि आपको पहला जो इसका सिद्धांत है उसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा यहाँ पे क्या है, संभावनावाद, मतलब पॉसिबिलिज्म। तो क्या है पॉसिबिलिज्म, इसके बारे में ज़रा समझते हैं। देखिए पर्यावरण केवल संभावनाएं प्रदान करता है, मानव अपनी बुद्धि से उनका क्या करता है, उपयोग करता है। जैसे इन्वायरमेंट ऑफर्स पॉसिबिलिटीज़ बट ह्यूमंस चूज एंड शेप डेवलपमेंट यूजिंग इंटेलिजेंस। अब होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम मोबाइल फ़ोन यूज कर रहे हैं, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हम यूज कर रहे हैं, तो ये जो मोबाइल फ़ोन है ये कहीं से टपक के तो आया नहीं है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हैं, बहुत सारे मतलब पार्ट्स लगे हुए हैं, और वो पार्ट्स भी ऐसा नहीं कि कहीं पेड़ में लटके थे या कहीं से ऐसे हमको मिल गया और हमने लाके इसको लगा दिया। नहीं, हमें क्या है कि जो भी चीज़ें मिली, जैसे बैटरी हमें चाहिए, एनर्जी चाहिए मोबाइल चलाने के लिए, तो बैटरी में एनर्जी रहे इसके लिए हमें कुछ केमिकल रिएक्शन कराने पड़ते हैं, और वो केमिकल रिएक्शन लगातार कई वर्षों तक होता रहे उसके लिए हमें कुछ पदार्थ की ज़रूरत होती है, जिसको जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो लिथियम का यूज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आप देखते होंगे कि जो आयरन है वो क्या, आयरन की जो रॉड होती है या फिर प्लेटें होती हैं, क्या ऐसे बनी बनाई कहीं चट्टान की तरफ मिलती हैं क्या, नहीं ना। तो वो क्या है कि ओर्स के फॉर्म में होती है, अयस्क के फॉर्म में होती हैं, और उन अयस्क को हम क्या करते हैं, माइनिंग करते हैं, उनकी माइनिंग करने के बाद उनको रिफाइन करते हैं, और फिर उनको हम क्या करते हैं, एक शेप देते हैं। वो शेप जो है बाद में हम क्या करते हैं, उसको यूज करते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो इन्वायरमेंट है वो हमें संभावनाएं देता है, लेकिन आदमी जो है उसको चूज़ करके उसका मतलब शेप उसको चूज़ करना और उसका शेप डेवलपमेंट करना और अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका उपयोग करना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसमें नव निर्धारणवाद, मतलब आपका संभावनावाद में। तो इस सिद्धांत के अनुसार पर्यावरण मनुष्य को कई संभावनाएं प्रदान करता है, लेकिन उनका उपयोग मनुष्य अपनी बुद्धि और तकनीक से क्या करता है। ठीक है, तो ये हमने दूसरा देखा। अब हम तीसरा चलेंगे, और तीसरा जो है वो नवनियतिवाद है। तो नवनियतिवाद या नव निर्धारणवाद ये कौन सा सिद्धांत है, इसके बारे में भी हम लोग जरा पढ़ लेते हैं। तो देखिए मानव को पर्यावरण की सीमाओं के भीतर विकास करना चाहिए। जो नवनियतिवाद है वो ये कहता है कि ठीक है आप विकास करो, लेकिन एक बात याद रखो कि विकास ऐसा करो कि जिससे पर्यावरण का नुकसान ना हो, और आप एक पर्यावरण द्वारा बनाए गए जो नियम हैं उन नियमों के अंदर और कुछ सीमाओं के भीतर ही आप विकास करो, जिससे पर्यावरण का संतुलन न बिगड़ने पाए। तो इसको जरा और हम समझ लेते हैं कि यह जो सिद्धांत है यह पर्यावरण और मानव के बीच संतुलित संबंध को बताता है। इसके अनुसार
मानव को विकास करना चाहिए, लेकिन प्रकृति के नियमों और सीमाओं का ध्यान रखते हुए। ठीक है, उम्मीद है कि यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग ये 3 यहाँ पे हम लोग देख लिया। अब इसके बाद हम यहाँ पे आ गए मानव और पर्यावरण संबंध के आयाम के बारे में। तो क्या है ये आयाम, क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जरा सा देख लेते हैं कि मानव और पर्यावरण संबंध का आयाम क्या कहता है। देखिए, मानव पर्यावरण संबंध के आयाम से मतलब है कि मानव और पर्यावरण के बीच होने वाले संबंध को अलग अलग दृष्टिकोणों या पहलुओं से समझना। ठीक है, हम इनके बीच जो मानव और पर्यावरण के बीच जो संबंध है उनको अलग अलग दृष्टिकोण से कैसे समझ सकते हैं, वही क्या है आपका मानव पर्यावरण संबंध का आयाम है। तो अब यहाँ पे ये है कि मतलब हमको ये देखना है कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे को किन किन तरीके से प्रभावित करते हैं। तो हमने अभी ऊपर भी देखा कि मानव पर्यावरण को कैसे प्रभावित करता है और पर्यावरण मानव को कैसे प्रभावित करता है। तो यहाँ पे उसको आयाम के फॉर्म में दिया गया है, तो इसको बारे में हम लोग जरा समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि जो पहला आयाम दिया गया है वो क्या है, इकोलॉजिकल डायमेंशन। इकोलॉजिकल डायमेंशन मतलब इकोलॉजिकल या पारिस्थितिक आयाम। तो पारिस्थितिक आयाम क्या होता है, तो देखिए ये जो आयाम होता है, इस आयाम में पर्यावरण के इकोसिस्टम का मानव जीवन पर क्या प्रभाव होता है उसको देखा जाता है। यही आपका क्या है, पारिस्थितिकी आयाम है। मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक, पर्यावरणीय जो आपका पारिस्थितिकी तंत्र है उसके बैलेंस, उसका बैलेंस बना रहे, वो आपका उसका जो मतलब प्रभाव है वो कौन बताता है, आपका पारिस्थितिकी आयाम बताता है। दूसरा यहाँ पर है आर्थिक आयाम, इकोनॉमिकल डायमेंशन। तो आर्थिक आयाम जो है, इस आयाम में मानव अपनी आर्थिक आवश्यकताओं के लिए पर्यावरण का उपयोग कैसे करता है यह देखा जाता है। मतलब इस आयाम में हम क्या करते हैं, अपनी प्रगति के लिए, अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्यावरण का कैसे यूज करते हैं, इसका अध्ययन किया जाता है। यही आपका क्या है, आर्थिक आयाम है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे सामाजिक आयाम की, सोशल। तो इस आयाम में देखा जाता है कि समाज, संस्कृति और जीवन शैली पर्यावरण से कैसे जुड़ी होती हैं। जैसे कुछ समाज में पेड़ पौधों और नदियों को क्या है, पवित्र माना जाता है, जिससे उनका संरक्षण होता है। ये आपका क्या था, ये सामाजिक आयाम था। और सामाजिक आयाम में आपका जनसंख्या दबाव भी है, जनसंख्या जो पॉपुलेशन प्रेशर है उससे भी एक क्या है कि ये भी इसके अंतर्गत देखा जाता है। तो नेक्स्ट है यहाँ पे नैतिक आयाम, एथिकल डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो नैतिक आयाम में यह देखा जाता है कि मानव पर्यावरण की रक्षा कैसे करें और संसाधनों का उपयोग जिम्मेदारी से करें। तो ये आपने देखा कि नैतिक आयाम। तो कुल मिला के हमने मानव पर्यावरण संबंध के आयाम के बारे में समझा कि इसमें हम क्या करते हैं, यह देखते हैं कि मानव और पर्यावरण एक दूसरे को किन किन तरीकों से प्रभावित करते हैं। उम्मीद है कि चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सतत विकास और मानव पर्यावरण संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ा समझते हैं कि सतत विकास क्या होता है। देखिए सतत विकास क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम इस समय हम लोग अपनी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम संसाधन का उपयोग करें, लेकिन संसाधन का उपयोग ऐसे करें कि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए कोई समस्या न खड़ी हो। इसी को ध्यान में रखते हुए जो हम विकास करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, मतलब सतत विकास करते हैं कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। क्या समझे आप कि आज की हमारी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति, ठीक है, उसकी पूर्ति करते हुए भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं से समझौता न करना ही क्या है, आपका सतत विकास है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सतत विकास क्या है। तो यहाँ पर बात हम कर रहे हैं कि सतत विकास का जो उद्देश्य है वह मानव और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखना है। यदि मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करे और पर्यावरण का संरक्षण करे तो मानव और पर्यावरण के बीच संतुलित और स्वस्थ संबंध बना रहेगा। तो अगर हम दोहन ना करें, जिसको कहते हैं ना दोहन करने लगे, तो दोहन ना करें तो भविष्य में भी ये चीज़ें अनवरत चलती रहेंगी और कभी किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट आगे हम लोग चलते हैं और अगला हम देखते हैं यहाँ पे कि नेक्स्ट क्या है हमारा, मानव पर्यावरण संबंध का शैक्षिक महत्व। तो शैक्षिक महत्व के बारे में भी समझ लेते हैं कि क्या है। देखिए मानव पर्यावरण संबंध का शैक्षिक महत्व यह बताता है कि शिक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की
को पर्यावरण और मानव के बीच के संबंध को समझाना क्यों आवश्यक है। इससे विद्यार्थियों में पर्यावरण के प्रति क्या होता है, जागरूकता बढ़ती है और जिम्मेदारी और संरक्षण की भावना भी विकसित होती है। अगर हम इसको मतलब इसका जो शैक्षणिक महत्व है, मतलब हम इसको क्यों पढ़ाएं बच्चे को, तो इसको अगर हम बच्चे को पढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि पर्यावरणीय चेतना का विकास होगा बालक के अंदर, और वो क्या होगा, एक जिम्मेदार नागरिक बनेगा। और इससे क्या होगा कि वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी ये बन जाएगी और इन्वायरमेंटल का नैतिक मतलब जानकारी भी बालक को हो जाएगी और वो पर्यावरण संरक्षण के बारे में सोचना भी प्रारंभ कर देगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देखी कि इसका एजुकेशनल इम्पैक्ट क्या है, मानव पर्यावरण संबंध का जो शैक्षिक महत्व है इसके बारे में हम लोगों ने देखा इस स्लाइड में। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या है, इसके बारे में भी हम लोग ज़रा समझ लेते हैं। तो मानव और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। मानव और पर्यावरण एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। बैलेंस्ड एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल ह्यूमन लाइफ, मतलब संतुलित और जिम्मेदार व्यवहार ही मानव जीवन को सुरक्षित बना सकता है। तो ये था निष्कर्ष, और आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको वीडियो समझ में आया होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो फिर आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में आपको क्या करना है कि कमेंट भी करना है। कमेंट के साथ साथ आपको सब शेयर भी करना है, और शेयर के साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए। साथ में अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।